मैं नवीन कुमार, आप वीडियो यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नवीन कुमार पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आते हैं कुछ नया स्पेशल ग्रुप डी का जो अगला क्लास था, ये पार्ट 3 का जो चैप्टर लेके हम आ रहे हैं, ये आपका पार्ट 3 होगा। ठीक है ना? कौन सा होगा? पार्ट 3 होगा। मैंने इसके पहले 2 पार्ट और पढ़ाया, बतलाया है बहुत अच्छे तरीके से, बखूबी। अब जो है कि तीसरा पार्ट चलकर आ रहा है, ये तीसरा पार्ट को हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आएंगे। किस प्रकार से, किस तरीके से, कैसे अगला प्रश्न दिया है वो आपके सामने दिख रहा होगा। दिया है क्या कि यदि, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 लेस देन है किससे? 0 से। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा x के सभी संभावित मान के लिए विनिर्दिष्ट करता है। यानी पूछ रहा है कि यहां पर आपका x का मान कौन सा होगा, ये हमको बतलाइए थोड़ा, है ना। तो यहां से देखते चलेंगे कि कौन सा आपका होगा और कौन नहीं होगा। तो यहां देखिए, अगर वैल्यू इस तरीके का अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है, यदि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से एकदम बखूबी बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सो देखिए, हम देखते हैं। लिखा हुआ है, इसका हम सॉल्यूशन यहां करते चलते हैं। क्या लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 अगर बराबर 0 दे दे, इतना बराबर 0 है, इतना बराबर क्या है? 0 है। तो जब कभी भी आपको इस तरीके का अगर प्रश्न अगर दे देता है, तो इसको निकालना बहुत आसान है। कैसे निकाल सकते हैं सो देखिए, हम आज एकदम चुटकियों में इसको साफ करते चलेंगे। देखिए क्या है, इसको पूरा मान लेते हैं a, ये पूरा मान लेते हैं b, और ये वाला पूरा c होता है। ये आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो यहां क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है ना, कुछ वैल्यू नहीं है गुणांक में, तो कितना है? 1 है। इसके गुणांक में कुछ नहीं था, 1 है। इसके गुणांक में कितना? तो 4। इसके गुणांक में कुछ नहीं, यहां पर है तो 12 दे दिया है। अरे माइनस में 12 है, इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है भाई, इसको बनाने से पहले कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर क्वेश्चन आए, एकदम आसानी से साफ कर देंगे। गुना करने पर ऐसी 2 संख्या लेना है कि गुना करने पर -12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर +4 आ जाए। ऐसा कौन सा ऐसा संख्या होगा जो गुना करिएगा तो -12, यानी आपका अगर वैल्यू सिर्फ बोले तो 12 और जोड़ने घटाने पर 4 होगा, तो वह संख्या होगा 6 और 2। 6 में 2 से गुना करिए तो हो जाएगा 12, और 6 में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना? 4, है ना। यह घटाइएगा तो, है ना, जोड़ घटा के किसी भी तरीके से लाना है 4। अब ध्यान देना है कि इसके आगे है क्या? प्लस, और इसके आगे क्या है? माइनस। तो आपको पता होगा साइन वाला कि प्लस में अगर माइनस से गुना किया जाता है तो साइन क्या होता है? माइनस होता है। अगर प्लस में प्लस से गुना किया जाता है तो क्या होता है? पॉजिटिव। अगर माइनस में पॉजिटिव से गुना किया जाता है तो होता है निगेटिव। अगर माइनस में माइनस से गुना किया जाए तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये सारा आपको पता होगा। जब यहां पता है तो देखिए हम क्या करते हैं कि यहां प्लस साइन ले लेते हैं। अब प्लस साइन में हम माइनस वाला साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर इस क्रम में हमको जोड़ना हो, क्या करना हो? जोड़ना हो, तो ये देखिए ये वाला साइन अलग है, ये वाला अलग है संख्या। प्लस में इंटू से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू, है ना, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -2 और यहाँ +6, 6 और 2 के बीच का अंतर हो जाएगा 4। इस समझाने के लिए सिर्फ इतना हम बतला रहे हैं, और नहीं तो फिर डायरेक्ट आसानी से बना के निकल जाते। तो जोड़ने पर +4 आ जाए, जोड़ने घटाने पर, और गुना करने पर -12 आ जाए। अब देखिए इसको हम तोड़ के फिर से एक बार और बतलाते हैं दोस्त। देखिए करना क्या है कि गुना करने पर -12 और जोड़ने घटाने पर +4 आ जाए। तो यहां देख लीजिए, हम लिख लेते हैं +6 और एक संख्या हो जाएगा -2। ये 2 संख्या निकल कर आया। अब आप ट्रेडिशनल वे से बनाते हैं, तब कैसे बनाते होंगे? तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिएगा, इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन करिएगा तो लिखिएगा x प्लस 6, और यहाँ -2 कॉमन करिएगा तो x माइनस 6 लिखिएगा, इतना बराबर 0। अब इन दोनों में, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों में प्लस x प्लस 6 कॉमन है तो x प्लस 6 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -2, इतना बराबर कितना? तो 0। अब जब आप बता सकते हैं कि 1 2 संख्या दिया हुआ है, इन दोनों का गुणनखंड हम कर दिए
तो एक बार लेंगे x प्लस 6 बराबर 0 और एक बार लेंगे x माइनस 2 बराबर 0। x का एक मान आएगा -6 और x का एक मान आएगा +2, है ना। अब ध्यान देना है कि जीरो जो है इस संख्या से बड़ा है, जीरो जो है इस संख्या से बड़ा है, यानी यहां पर अगर वैल्यू देखा जाए तो x का जो मान है ये -6 में आ रहा है, यानी ये पूरा जो टर्म दिया गया है इस टर्म से क्या है, 0 बड़ा है, यानी इस जगह पर हम माइनस अगर 6 रख दूं तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन हमारा रेंज भी पूछ रहा है तो रेंज भी हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रेंज भी निकालते चल देंगे। अब क्या बोल रहा है यहां से दोस्त, रेंज जो पूछेगा उस पर हम निकालते चलेंगे। अब ये हो गया ट्रेडिशनल वे में। अगर शॉर्ट वे में अगर आप पूछते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से ये बना लिया आप, ठीक है ना, ट्रेडिशनल मेथड से। अगर सपोज आप शॉर्ट तरीका से बनाते हैं, देखिए आपको हम दोनों तरीका से बतला देते हैं। अगर आप शॉर्ट तरीके से बनाते हैं तो एकदम चुटकियों में साफ हो जाएगा। कैसे होगा, सो देखिए लिखा हुआ है x के पावर 2 माइनस ये प्लस 4x और -12 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा प्रश्न रहे तब कुछ नहीं करना है, इसको गुना करने पर -12, ऐसा दो संख्या देख लेना है। तो दो संख्या, एक तो हो जाएगा +6 और एक हो जाएगा -6, दो संख्या निकल के आया, एक +6 और एक -6। अब क्या करना है दोस्त, इसके गुणांक से, है ना, इसके गुणांक से ये वाला संख्या में भाग दे देना है। तो इसका गुणांक कितना, तो कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका गुणांक से यहां भाग दीजिए और इसका गुणांक से यहां भाग दीजिए। भाग देने के बाद क्या करना है कि साइन जो प्लस वाला था उसको माइनस कर देना है और जो साइन माइनस था उसको प्लस कर देना है। तो यहां साइन क्या है, प्लस, तो इसको माइनस कर देंगे, इसको साइन क्या है, माइनस है, तो इसको प्लस कर देंगे। तो एक हो जाएगा -6, एक हो जाएगा +2, यानी x का दो मान निकल के आया। एक वैल्यू है कितना, x का मान आया -6 और एक का मान आया +6। अब यहां ध्यान देना कि रेंज में कैसे लिखेंगे, तब वैल्यू तो आपका दो निकल के आया, एक यहां वैल्यू आया -6, एक आया +6, यानी x का जो रेंज होगा वह -6 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, 2 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेरा पहला आंसर सही हो जाएगा, है ना, अगर रेंज निकालने के लिए दे देगा तो यही तो पूछ रहा है, इनमें से निम्नलिखित में कौन x का सभी संभावित मान को भी निर्दिष्ट कर सकता है, यानी -6, x का मान जो होगा -6 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। इस प्रकार से हमने दो तरीका से बतलाया, एक ट्रेडिशनल वे से बतलाया और दूसरा आपको शॉर्ट वे से बतलाया, है ना। दोनों तरीका से यहां हम आपको फुल फॉर्म से पूरा तरीके से हम समझाते चल रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम पूरा डिटेल से बढ़िया तरीके से समझा दे ताकि एग्जाम में जाकर आप गर्दा उड़ा दीजिए, है ना, छोड़ना नहीं है दोस्त, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्त, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है साथियों। यहां दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ दिया है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा जब कभी भी आपको जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब देता है। जब कभी भी आपको दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब देता है, कुछ नहीं करना, अगर मिरर सामने से खड़ा हो, मिरर सामने से खड़ा हो तो दाहिना वाला साइड बायां में कर दीजिएगा, बायां वाला साइड दाहिना में कर दीजिएगा, ये मिरर प्रतिबिंब आपका खत्म हो गया, मिरर इमेज, है ना। यानी दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी प्रश्न रहेगा, दायां को बायां, बायां को दायां कर सकते हैं, नहीं तो नजदीक का तुलना नजदीक से या दूर वाला का तुलना दूर से। नजदीक देख लीजिएगा कौन है तो अपने आप साफ हो जाएगा। देखिए दोस्त, या तो आप इसको पकड़िए, यहां से ई वाला को पकड़िए, एने से ले जाके ऐसे पलट दीजिए, ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। और नहीं तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा अगर कर सकते हैं कुछ तो इसको आप ऐसे करिएगा, ये नजदीक में है ना, तो आप नजदीक वाला एगो बॉक्स वाइसे बना लीजिएगा, आप जैसे है उसी प्रकार का बॉक्स बनाइएगा, ये नहीं कि बड़ा छोटा नहीं बनाइएगा, ठीक है, सेम बनाना है। तो अब इसको ध्यान से देखना है, ये वाला नजदीक में है तो यहां आ जाएगा नजदीक में यहां पर, और इसको दूर में है तो दूर में कर देंगे, यानी दायां वाला साइड दर्पण प्रतिबिंब में बायां हो जाता है और बायां वाला साइड दायां हो जाता है, ठीक ना। तो ये साइड अगर मान लेते इधर का साइड है दायां, है ना, तो ये दायां हो गया, और ये वाला है बायां का पार्ट तो बायां। अब देखो बायां वाला दूर है तो दूर चल जाएगा दोस्त, है ना, और दायां वाला नजदीक है तो नजदीक आ जाएगा, यानी दायां यहां पर आ जाएगा और बायां वाला जो पार्ट है थोड़ा दूर में चल जाएगा। यही तो क्वेश्चन था और यही आसानी से बन जाता है। किसी भी तरीके का अगर प्रश्न रहेगा आसानी से इसी बना लेंगे। अगर सपोज मान लिया जाए कि एक बार ऐसे दे दे,
इस प्रकार से दे दे, यहां दे दिया है, ऐसे दे दे, इस प्रकार से देख लीजिए। हम दोनों तरीके से आपको बतलाते चलते, कल ही क्वेश्चन हुआ था शायद, ठीक है ना। और इसका पूछ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा जब कभी भी इस प्रकार का अगर दर्पण प्रतिबिंब देता है। तो देखिए नजदीक में है दर्पण यहां लगा हुआ है, आप इसको ऊपर से उठाइए, यहां से पकड़ के नीचे तीर दीजिए, खींच दीजिए नीचे, यहां से खींचिएगा तो यहीं आ जाएगा। मतलब इसको कैसे लिखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहां से इसको लिखिएगा इस प्रकार से, देखिए यहां से ये वाला इस तरीके से हो जाएगा, यानी ऊपर वाला पार्ट जो था, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ गया और नीचे वाला पार्ट ऊपर आ गया। मतलब देख लो, ये वाला दोनों एक साइड, ये वाला दोनों एक साइड, यानी कहने का मतलब जो है कि ऊपर का पार्ट ये ऊपर है और ये नीचे का पार्ट है ना, ये वाला नीचे है और ये वाला ऊपर का है। तो ऊपर वाला हमेशा दूर वाला दूर में चल गया, नजदीक वाला नजदीक में चल गया। तो जब कभी भी इस प्रकार का रहे तो इसको इसी तरीके से आसानी से बनाते चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर कभी भी आपको जल प्रतिबिंब दे दे, क्या दे दे, जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब में जल नीचे रहता है ना, ऐसा तो नहीं ना कि पानी ऊपर रहता है, पानी ऐसे रहने वाला नहीं ना है। पानी ऊपर रहेगा तो पता चलेगा कि झरना से पानी गिरे लगा झरक झरक, और नीचे देखिए नीचे रहता है। तब पैर जो होता है नजदीक वाला पार्ट एकदम नजदीक में आएगा और दूर वाला पार्ट दूर नजर आता है। कभी देखे है कि नहीं देखे, अगर नहीं देखे तो ज्यादा आज जो है टंकी में तो नहीं हुलक के देखिएगा, पानी वाला जो टंकी होता है उसमें, ठीक है ना। तब मुंडी लगा के ऊपर है और वो लग रहा है कि एकदम दूर में, एकदम सबसे नीचे में चल गया है। तो इसको पहले ध्यान से देखते चलना है। तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों का दोनों आसान है, कोई ज्यादा बाहरी चैप्टर नहीं है ना। तो चलिए इसको हम करते हैं, चल दिए, इसका आंसर जो भी होगा आपका ये होगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला जो क्या प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 34, एक सिंप्लीफिकेशन दिया है, एक बहुत अच्छा सिंप्लीफिकेशन, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या दिया है, दिया है कि 54 में भाग देना है कितना से, 3 के पावर 2 से, और गुना करना है 6 + 3, इतना बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। और ऑप्शन भी दे दिया है दोस्त, पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 39, तीसरा ऑप्शन है 2/3 और चौथा ऑप्शन जो है ना, चौथा ऑप्शन जो है यानी डी वाला जो ऑप्शन है ये है 54, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसको हम करते चलते हैं। देखिए ये पहले का के पीछे भाग, पिछला दिन भी बताया है, पहले का के पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, और नहीं तो आप सीधे लिखिएगा बोर्ड मास, है ना। क्या लिखिएगा, बोर्ड मास। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। यहां तो कोई ब्रैकेट है ये नहीं है, ओ से ऑफ भी नहीं है, डी से डिवाइड करना है तो पहले देख लीजिए, डिवाइड है, हाँ है दोस्त, मल्टीप्लाई है तो हाँ दोस्त है, एडिशन है तो हाँ, सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जब दोनों नहीं है बाकी सब की बात आगे करेंगे। तो 54 में भाग देना है कितना से, 9 से, है ना। 3 के पावर 2 को बोलेंगे 9 और गुना 6 करना है, और यहाँ +3, इससे इसको काट दीजिए, 9 × 6 = 54, 6 में 6 से गुना करिए, 36 + 3 हो जाएगा 39 आपका आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे आप बना के इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सब छोटा छोटा प्रश्न है, ज्यादा भारी चीज नहीं है, 10th बेसिस का था जो हम उसको करते चल रहे हैं। आसानी से किसी भी तरीके का प्रॉब्लम रहेगा, इससे बड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन करवा चुके हैं। अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सरलीकरण का सबसे बड़ा है ना क्वेश्चन, वहां 2 लाइन में 3 लाइन में साफ करावल है, 2 से 3 लाइन में साफ कर दिया गया है ना। तो उसको जाके देखिए, वहां अगर नहीं पता चल रहा है यहां पर तब वहां जाइए और इससे बढ़िया बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है ना। वहां लैडर वाला जितना भी है सतत मतलब सतत योगफल, सतत भिन्नों पर आधारित जो भी क्वेश्चन था उसको वहां करवाए हैं, सीढ़ी नुमा जो आता है उसको करवा दिए, सारा चीज वहां हम करवाते चले हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्या प्रश्न दिया है, बोला है कि एक फैक्ट्री आउटलेट ने कपों के प्रत्येक सेट को 287 रुपए में बेचकर केवल परिवर्तनीय लागत को पुनर्प्राप्त करके अपने पुराने स्टॉक का निपटारा करने का फैसला करता है। यदि निर्धारित लागत कुल लागत का 18% है तो कपों के प्रत्येक सेट का लागत मूल्य क्या होगा, है ना। कुल लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य पूछ रहा है कि कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए इतना सारा जो है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा इस चैप्टर में, ये जो है रेशियो का प्रश्न है, अनुपात का, और रेशियो से इसको आसानी से हम पूरा क्लियर कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, एक फैक्ट्री में आउटलेट ने कपों के प्रत्येक सेट को इतना रुपए में बेच दिया है ना,
और यह जो है परिवर्तनीय लागत को पुनर्प्राप्त करने के लिए अपने पुराने स्टॉक का निपटारा करने का फैसला करता है यदि निर्धारित लागत, जो निर्धारित लागत है उसकी बात कर रहा है, यदि निर्धारित लागत कुल लागत का 18% है, तब मान लेते हैं कि कुल लागत होगा 100, है ना, कुल लागत 100 होगा तो निर्धारित लागत कितना होगा, तो निर्धारित लागत जो होगा आपका होगा 18%। और मान लिया जो शेष राशि यानी बेचने वाला राशि होगा, बेचने वाला राशि यानी बेचने वाला अन्य राशि जिसको बोलते हैं, है ना, अन्य राशि यानी यहां पर हम बेचने वाली राशि की बात करते हैं। तो निर्धारित लागत है कितना 18, जबकि कुल लागत है कितना, तो बेच कितना दिया 82 में, है ना, और वहां कितना में बेचा है तो 287, तो 287 इधर बेचा है, इधर जो है 82 में बेचा है, तो 287 का तुलना कितना से 82 से, लागत मूल पूछ रहा था 100 से, 50 दूनी 100, 41 दूनी 82, 7 से यहां कटेगा यानी 350 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका ये आंसर समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछ रहा था कि प्रत्येक कंपनी मतलब प्रत्येक कप सेट का लागत मूल्य क्या है। तो लागत मूल्य निकालना है तो कितना से 100 से, निर्धारित मूल्य निकालना है तो कितना से 18 से, लागत मूल्य निर्धारित मूल्य का गुना करना है तो दोनों के निकाल के गुना कर दीजिए, है ना। इन दोनों के बीच का अंतर पूछेगा तो अंतर से, इन दोनों का योगफल पूछेगा तो योगफल से, जे पूछेगा सब निकल जाएगा दोस्त, है ना। अभी नहीं, रेशियो का जब हम क्लास चलाएंगे, अनुपात का जब क्लास चलेगा मेरा, वहां से खाली बेसिक जो होगा आपको 4-5 क्लास पूरा करवाएंगे और बेसिक के बाद आपको हीरो बनाते चलेंगे, यानी जीरो से लेके हीरो वाला चैप्टर में चलते चलेंगे। ठीक है ना। चलिए तो अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला कैसा प्रश्न आता है, अगला जो होगा चैप्टर वो शायद मेरे अंदाज से यहां पर दिया है, 1 मिनट रुकिए जरा, क्या है क्वेश्चन दिया है आपका यहां से कि कैलेंडर, क्या है, एक क्वेश्चन आया था कैलेंडर का क्वेश्चन इसमें, हाँ कैलेंडर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था कैलेंडर का क्वेश्चन। उस कैलेंडर को क्वेश्चन को आज पूरा आसानी से बतलाते चलेंगे। कैलेंडर कोई भारी नहीं होगा। इसके बाद साइन कॉस का मान है यानी ट्रिग्नोमेट्री से है, डायरेक्शन से है, फिर इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का है, फिर इसके बाद संख्या पर आधारित है कि कौन संख्या भाज्य है कौन अभाज्य है, लुप्त पदों को ज्ञात करने पर आधारित है। जो भी प्रश्न रहेगा आपको आसानी से विद इन सेकेंड में भी बताते चलते चलेंगे, है ना। देखते हैं किस प्रकार से कैसा क्वेश्चन आता है, सबको समाप्त करते चलेंगे। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों तो देखते हैं अब अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दिया हुआ है बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या दिया है कि ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। टोटल क्वेश्चन आसान है ये वाला। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है एकदम आसानी से बना सकते हैं। 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, 4 आदमी हो, कुछ हो, आसानी से उसको बनाते चलिए, कोई टेंशन नहीं होगा। इधर वाला 10th बेसिस वाला रहेगा तो और आसान है। देखिए क्या है, बोला है कि 2 पाइप एल और एम, है ना। ये सब क्वेश्चन जो है ना आया हुआ क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 12वां महीना का है, 12/2018 का क्वेश्चन है ना। ये 12वां महीना 2018 का टोटल प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन है हो सकता है कहिएगा तो हम वीडियो भी डाल देंगे। और इसका जो है कि सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ प्रश्न है ना। अब देखिए कैसे बनाते हैं। तब बोल रहा है कि 2 पाइप एल और के एक साथ मिलकर किसी टंकी को 4 घंटा में भर सकता है। यानी 2 पाइप है, 2 पाइप कौन है, तो एक पाइप का नाम है एल और दूसरा का पाइप के नाम है के। ये दोनों पाइप मिलता है और तब जाके 4 घंटा में भर देता है। अब क्या बोलता है कि अकेला एगो पाइप है के, तो के एगो अकेला पाइप है। कै पाइप है, एक पाइप, तो एक पाइप है तो एक लाइन दिए है। ये कै घंटा में भरता है, तो ये 5 घंटा में। तब पूछ रहा है एल अकेला बेचारा कितना देर में काम करेगा। ये सबसे आसान प्रश्न है, एकदम आसान। कभी भी जब इस तरीके का प्रश्न आता है तो इसको आसानी से पहले एलसीएम ले लीजिए। 4-5 के एलसीएम कितना हो जाएगा 20, है ना, 20 घंटा। 4 घंटा 5 घंटा के एलसीएम हो जाएगा 20 घंटा। अब इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए एल और के 2 व्यक्ति था, इन दोनों व्यक्तियों को बोले कि भाई तुम 20 घंटा में कई काम कर डालोगे। जबकि 2 व्यक्ति मिलता है तो 4 घंटा में एक काम करता है, तब 20 घंटा में कई काम करेगा, तो 4×5 = 20 यानी 5 को काम कर देगा। इसको बोले कि अकेला यानी के जो है अकेले एक काम को करने में 5 घंटा का समय लेता है, ऐसा 20 घंटा में कई काम कर देगा, तब 20 घंटा। एक काम करता है 5 घंटा में, तब 20 घंटा में 4 काम कर लेगा ना। 4×5 = 20 तो 4 ऊपर हो जाएगा। आगे बढ़िए तो देखिए टोटल दोनों मिलके 5 काम किया है, जबकि अकेले के कितना काम किया है 4 गो, तो बचा कितना 1 से यहां भाग दे दीजिए, आपका आंसर हो गया 20 घंटा।
अब देखिए इसी पर और हम क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए जब कभी भी अगर सपोज मान लिया जाए कि दो व्यक्ति अकेले अकेले काम करता है, जैसे मान लेते हैं कि एल अकेला काम किया, के अकेला काम किया। एल जो है 5 घंटा करता है और के जो है 4 घंटा करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं या कितना घंटा में कर सकते हैं? तो दोनों को बहुत आसान है। जब दोनों की बात बोले एल प्लस के की, तो 2 लाइन दीजिएगा। 3 गो की बात बोलेगा तो 3 लाइन, 4 गो की बात बोलेगा तो 4 लाइन। और सबसे पहले इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा? 20। अब बताएंगे, इससे कहेंगे का कि एल भाई बताओ एक काम जो करता है तुम 4-5 घंटा में करता है, 20 घंटा तुमसे हम काम करवाए तो कई काम करेगा? तब बोलेगा भैया साहब हम 4 गो कर देंगे। उसी प्रकार से के से भी बोलेंगे, ए भाई के तुम एक काम करने में 4 घंटा का समय लेते हो, तब 20 घंटा में कई काम कर दोगे? तो कहेगा 5 गो कर देंगे। ऐसा दोनों मिलके अगर काम करना चाहे तब कितना काम कर सकता है? तब 5 4 9 है ना। तो यहां पर लिख देंगे 20 बट्टा कितना 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए भाई सबसे पहले आसानी से इसको बनाते चलेंगे, है ना। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं। यहां पर थोड़ा सा इसका जो है कि नंबरिंग अलग हो गया और इसका नंबरिंग अलग हो गया है। थोड़ा सा इसको हम अगर कर देते तो दोनों का आंसर सामान्य आ जाता, लेकिन ये अलग अलग टाइप का था। जब कभी भी 2 व्यक्ति का रहेगा तब 3 व्यक्ति का भी रहेगा, इसी प्रकार से बना लेंगे। देखिए उसको भी बता देते हैं, एक 3 व्यक्ति वाला भी बता देते हैं। क्या है 3 व्यक्ति वाला? थोड़ा सा समझिएगा, बेसिक को समझते चलिएगा। आसान से ज्यादा भारी प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर 20 होगा भाई। आगे बढ़ते हैं अगले वाले। हम और भी बेसिक बतलाते चलेंगे, किसी भी प्रकार से दिक्कत होगा तो बोलते चलिएगा, कमेंट करना भूलिएगा नहीं। जो भी आपको दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, एकदम कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है कि एक व्यक्ति मान लेते हैं कि ए है, एक व्यक्ति आपका बी है, एक व्यक्ति सी है। मान लेते हैं कि ये 2 दिन में एक काम करता है ना, ये 3 दिन में एक काम करता है और ये 4 दिन में एक काम करता है। अगर पूछे कि तीनों मिलके अगर काम कर दे तब कैसे निकालिएगा? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके अगर काम करे तब इन सभी का एलसीएम ले लीजिए पहले। तब पहले एलसीएम लीजिएगा 4 तिया 12 दूनी 24, तो एलसीएम 12 हो जाएगा एलसीएम। तब 12 दिन में है ना, 12 दिन में एलसीएम निकल के आया। हम अब क्या करेंगे भाई? ए को भी 12 दिन काम करवाएंगे, बी को भी 12 दिन काम करवाएंगे, सी को भी 12 दिन। एक काम करता है 2 दिन में, बी जो है एक काम करता है 3 दिन में और सी एक काम करता है 4 दिन में। अगर 12 दिन एक से काम करवाए, बोले भैया ए तू 12 दिन तक काम कर, कई वो काम कर देगा? एक काम करता है 2 दिन में, ऐसा 6 काम ही कर देगा। बी जो है एक काम करता है 3 दिन में, ऐसा कई काम कर देगा? तो 4 काम। ये 4 दिन में करता है तो ऐसा 3 काम कर देगा। तो 6 और 4 10 और 3 13। ये जो होगा तीनों मिलके अगर काम करना चाहे तो 13 दिन में समाप्त कर सकता है। इसी प्रकार से और आता है, क्या देता है कि अगर कभी तीनों मिलके दे दिया, आई दोनों मिलके अगले 1 दिन में करता, अब पूछ देगा कि बताइए सी अकेला कितना दिन में करेगा? अगर ये दोनों के दे दिया, पूछे ए अकेला कितना दिन में कर देगा? तो जब कभी भी देगा उसको एक राशि बना लेना है। 2 गो के एक राशि बना लेना है, 2 गो रहेगा उसको एक राशि बनाना है, फिर लास्ट वाला को निकालते चलना है। अगर माइनस बोलेगा, घटाने के लिए बोलेगा तो घटा देंगे। यहां क्या किए, जोड़ के हम भाग दे दिए। अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ के भाग दे देंगे, है ना। तो आसानी से इसको हम सीखते चलेंगे। अब अगले वाले प्रश्न पर देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है। चलिए आइए अगला प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अगर आप खुद से हार गए तो आप हार सकते हैं, अन्यथा हराने वाला कोई पैदा नहीं लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए यहां दिया गया क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन में कि 3 प्लस गुना मतलब 3 गुना 14 और प्लस 3 गुना 10 प्लस 14, फिर होल ब्रैकेट दे दिया ही, है ना, और इसके बाद दे दिया है डिवाइड, फिर -2 बराबर 6 लिया है। और यहां दिया है क्या कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए परिवर्तित किए जाने वाले 2 ऑपरेशन को ज्ञात करें, है ना। मतलब इसको चेंज करके लिखना है कि कौन किसके जगह पर सही आंसर आएगा। तो पहले देखिए इसको कैसे बनाएंगे। जब इस प्रकार का सबसे पहले प्रश्न रहेगा, जब इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन करने का मन में कोशिश करिएगा कि अगर मान लिया जाए कि 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। और यहां पर अगर मान लिया जाए कि हम इसके जगह पर अगर माइनस रख ले, इसके जगह पर अगर माइनस ले तो 30 में से 14 घटा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में 4 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो कुछ हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आसानी से इसको बनाया जा सकता है। मतलब 3 गुना 10 और प्लस में कितना है
तब प्लस में 14, अब फिर होल डिवाइड कर दिया है आपका 4, और यहां से फिर माइनस कर दिया है 2 बराबर 6। अब किसको चेंज कर दें, तो देख लीजिए यहाँ पे ऑपरेशन सारा दिया हुआ है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में एकदम आसानी से पहले वही काम करना है। 10 या 30 तो 30 हो जाएगा। अब प्लस करेंगे, प्लस के जगह माइनस कर लीजिए, तब माइनस यहां से हो जाएगा ये वाला 16, और 16 में फिर 4 से डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 4, और 4 में फिर 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 6। यानी यहां पर प्लस लेना पड़ेगा, हमको बदलना पड़ेगा, और यहां पर इसके बदले में माइनस लिखना पड़ेगा। यानी प्लस और माइनस आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए और अगले प्रश्न पर आते हैं। कैसे देगा अगला प्रश्न, उसी प्रकार से देखते चलेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या लिखा है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से, ये जो 9 है इससे विभाजित होगी। तो जब कभी भी भाज्य और विभाज्य की विभाज्यता की अगर बात आएगा, तो विभाज्यता की अगर बात है तो सबसे पहले ध्यान देखिए, अगर 2 की विभाज्यता का नियम हम पढ़ेंगे, सबसे पहले 2 की विभाज्यता का नियम अगर हम पढ़े, तो 2 की विभाज्यता का नियम यही ना होता है, विभाज्यता का नियम, कि जिसके अंत में या तो कोई 0 हो, या तो कोई सम संख्या हो, या तो कोई सम संख्या हो। तो इकाई अंक हम लिख देते हैं यहाँ पर, इकाई अंक या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो। अगर सम संख्या होगा तभी 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या हुआ, तो 3 से विभाज्यता का नियम यह हुआ कि अगर मान लिया जाए कि अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो, यानी कहने का मतलब 3 का गुणज हो, है ना, तो बोलते हैं अंकों का योगफल 3 का गुणज हो, 3 हो या 3 का गुणज हो, ये अगर होगा तो समझिए कि ये 3 के विभाज्यता का नियम जान जाएंगे। 4 के विभाज्यता का नियम क्या है, तो जब अंतिम 2 अंक, बोल देंगे यहां पर अंतिम 2 अंक यदि कट जाए, चलिए देखते हैं क्या बोलता है कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि जब अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूरा विभाजित हो, यदि 4 से पूरा तरह से विभाजित हो, है ना, 4 से अगर पूरा विभाजित होता है तो 4 से विभाज्यता कहा जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो या तो 0 हो अंतिम अंक, या तो 5 हो या 5 के गुणज हो, या तो 0 हो या 5 हो, या तो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगा, 5 से विभाजित कहलाएगा। 6 के विभाज्यता का नियम क्या होता है बाबू, तो जो ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, यानी जो 2 और 3 का विभाज्यता का नियम फॉलो करेगा वो 6 से भी विभाजित हो जाएगा, है ना। 7, है ना, 7, 13, 17, 19 ये सब जो है वो अलग बताया जाएगा। 8 के विभाज्यता का नियम क्या है, तो 8 के विभाज्यता का नियम अंतिम 3 अंक, बोल देते हैं यहां पर अंतिम 3 अंक, है ना, अंतिम 3 अंकों का योगफल यदि 3 से पूरा यानी अंतिम 3 अंक पूरा कट जाए तो वो पूरा का पूरा कहा जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो यहां पर अंतिम 3 अंक यदि विभाजित होता है, बोलेंगे अंतिम 3 अंक विभाजित हो 8 से, तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो जो 3 के विभाज्यता का नियम है वह 9 के विभाज्यता का नियम है, यानी कहने का मतलब 9 के विभाज्यता का नियम वही कहलाया जो 3 का नियम होगा। तो देख लीजिए 9 के विभाज्यता का नियम कैसे होगा, तो 9 यहां पर है ना, ये भी 9 है, 9 9 18, ये कितना हो जाएगा, तो 9 + 9 18, और 2 20 और 3 23, तो यहां पर 23 यदि 9 से कटता है तो कटेगा, और नहीं कटता है तो नहीं कटेगा। आगे बढ़िए, यहां देखिए 9 व 1 10, और 2 12, 12 3 15, 15 5 20 और 4 24, ये कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। यहां देखते हैं 7 और 1 8, 1 9 3 12 और 9 21, 9 से कटेगा तो नहीं कटेगा। आगे देखिए 3 1 4 और 2 6 और 3 9, और 9 9 18, क्या यह कटेगा, तो हाँ 9 से यह पूरा कट जाएगा, ये वाला आपका नहीं कटेगा, ये भी आपका नहीं कटेगा, ये भी आपका नहीं कटेगा, और ये वाला आपका कट जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 9 से विभाज्यता की जो संख्या होगी 31239 होगा, है ना।
तो जब कभी भी व्यवस्था का नियम पढ़ना हो तो आप बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लीजिए और इसके बाद आसानी से बना सकते हैं। 10 की व्यवस्था का नियम क्या है बुआ? तो जिसके अंत में 0 हो, जिसके अंत में क्या हो? 0 हो, तो वह 10 की व्यवस्था का नियम कहलाता है। 11 के व्यवस्था का नियम क्या है? तो इकाई अंक बोलेंगे कि विषम स्थान वाले और सम स्थान वाले, विषम स्थान वाले और सम स्थान वाले अंकों का योगफल यदि 0 हो या 11 हो या 11 के गुणज हो, है ना, 11 हो या 11 के गुणज हो या 0 हो, जब कभी भी इकाई अंक वाले स्थान पर, मतलब सॉरी, जब कभी विषम स्थान वाले और सम स्थान वाले अंकों के योगफल का अंतर यदि 0 हो, 11 हो या 11 के गुणज हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि 11 के विभाजता का नियम कहलाता है। 12 के विभाजता का नियम जो 3 और 4 फॉलो कर जाएगा वो पूरा पूरा कर जाएगा। इसी प्रकार से सारा चीज हम बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था विभाजता के नियम से। अब इस पर आइए, ये क्या बोला है कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हर बच्चा जानता है। sin 90 माइनस थीटा कोई भी क्वाड्रेंट में रहे, देख लीजिए, यहां से यहां तक 90 डिग्री, यहां से यहां आएंगे तो 180 डिग्री, और यहां से यहां आएंगे 270, फिर यहां चल जाएंगे 360 डिग्री पर। जब कभी भी कोई अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है, इसको पहला क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको दूसरा क्वाड्रेंट, इसको तीसरा क्वाड्रेंट, इसको चौथा क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। जितना भी निष्पत्ति होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जो भी होगा, सब का सब यहां पर पॉजिटिव होगा। अगर दूसरा क्वाड्रेंट की बात बोलते हैं तो साइन और कॉसेक, साइन और कोसेक जो होता है यह पॉजिटिव होता है। यहां क्या होता है? तो कॉट और टेन थीटा जो होता है पॉजिटिव होता है, और यहां कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। क्या बोला है? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 से छोटा होगा, साइन चेंज होता है बुआ, है ना, तो 90 से छोटा बोला है, साइन चेंज हो जाएगा किसमें? तो साइन चेंज होता है कॉस में, है ना। साइन जब भी चेंज होगा कॉस में, और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मान होता है? तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि ई कॉस थीटा हो जाएगा। और ये वाला मान लिखा था, ये वाला नहीं लिखाता है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा तो वो बोलेंगे प्लस कॉस, साइन 90 प्लस थीटा की बात बोलेगा। तो यहां देखिए साइन दूसरा वाला में चेंज होता है ना, साइन दूसरा वाला में चेंज हो जाता है, तो यहां पे भी उसका मान हम उसी प्रकार से लिखते चलेंगे। आगे बढ़ेंगे टेन थीटा में, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो कोसेक आ जाएगा। फिर अगर मान लिया जाए कि यहां पर आएगा तो पूरा इस प्रकार से। ट्रिगो का एक चैप्टर है, इस पूरे ट्रिगो के चैप्टर में बेसिक से लेकर आपका पूरा बताया जाता है ना, उसको हम देखते चलेंगे वहां पे, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए इतना ही तक यहां रहने देते।